हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर जुडिशरी और आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कवर करने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अभी तक चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। तो देखो, यहाँ जो भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, अगर आपको एक भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप उसके लिए जो एक है ना बेसिकली डेडिकेटेड वीडियो जो बन रखा है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि सर ये नहीं समझ में आया, तो जाके एक बार पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर वापस आगे इसे कंटिन्यू कर लेना। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो देखो, फर्स्ट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन है हमारे सामने, वो कहता है यू रीड दैट मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज टू अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे खत्म, एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे शुरू। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो हमारा कोर्ट है, बेसिक कोर्ट जो है, जो जुडिशरी है, उसका क्या काम है? उसका काम है हमारे लॉज को अपहोल्ड करना और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना। तो देखो बच्चों, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होते हैं, तो आप कहां जाओगे? तो आप जुडिशरी के पास जाओगे, आप कोर्ट के पास जाओगे। कोर्ट के ही पास क्यों गए, जरा बताना एक बार। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि लेट सपोज क्या हुआ कि आप दो बच्चे लड़ रहे थे। लेट सपोज आप हो और आपका कोई फ्रेंड ही है जो आपका नेबर भी है साथ में। ठीक है, आप दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते आप दोनों की लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई, बहुत जम के लड़ाई हो गई, बहुत बुरी तरीके की लड़ाई हो गई और लेट सपोज आप पिट गए। ठीक है, मतलब उसने आपको लेट सपोज थोड़ा उसके कंपेयर में उस आपने ज्यादा थोड़ी खा ली। अब हुआ क्या ना कि आप किसके पास जाओगे? आप अपनी मम्मी के पास जाओगे कि मेरे को मार दिया उसने। तो मम्मी बोलेगी ठीक है, ले चल अभी चलते हैं, उसको उसकी क्लास लेके आते हैं। तो यह चीज आप बेसिक अपनी लाइफ के अंदर देखते होगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, मतलब कोई एक पर्सन किसी दूसरा पर्सन का, कोई गवर्नमेंट किसी पर्सन का, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो चलो कोई बात ही नहीं होती, पर ऐसा देखा जाता है गवर्नमेंट टू पर्सन और पर्सन टू पर्सन, ठीक है, आपस में अगर लड़ने लग जाए तो क्या होगा? तो लड़ने अगर वो दोनों लड़ेंगे तो उनके बीच में वायलेंस होगा और कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि किसी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो गया। अब वायलेट हो गया तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा? तो वो उसके लिए जाएगा जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास क्यों? क्योंकि जुडिशरी के पास उसे एक भरोसा है कि हाँ, ये जुडिशरी जो है ना, वो मुझे न्याय देगी, वो मुझे जस्टिस देगी और वो जो दूसरा पर्सन है ना, उसको पनिश करेगी। ठीक है, तो हमारा जुडिशरी जो है ना, वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है। और हमें ये कैसे पता पड़ता है? कि जब हम जाते हैं किसी भी केस को लेके, किसी भी वायलेशन को लेके जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी उसके ऊपर अपना जस्टिस हमें प्रोवाइड करता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि हाँ, कि जो जुडिशरी है वो अपहोल्ड करता है लॉ को और फंडामेंटल राइट्स को वो इन्फोर्स करता है। व्हाई डू यू, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डू यू थिंक अन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन? देखो, आप भी चाहोगे कि आप स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें, मतलब आपको एकदम आजादी। कैसी आजादी? कि बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मन हो रहा है वो खा रहे हैं, जो मन हो रहा है, जितना मन हो रहा है उतना टीवी वगैरह यूज कर रहे हैं, फोन्स यूज कर रहे हैं। इतनी आजादी चाहिए? अरे चाहिए तो आप पढ़ने वाले बच्चों वैसे तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि पढ़ने वालों को इतना कुछ नहीं चाहिए होता है। तो देखो, है क्या सीन कि बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना क्यों जरूरी है? तो देखो, जुडिशरी अगर किसी व्यक्ति को फॉलो करने लग जाएगी, फॉलो मतलब लेट सपोज है ना कि एक कोई पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन जो है जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो होगा क्या? अब पॉलिटिशियन को जैसा मन होगा वो वैसे जुडिशरी को चलाने लग जाएगा ना, कि जुडिशरी एक काम करो, ये पर्सन है, इस पर्सन ने है ना लेट सपोज मुझे कुछ गलत कह दिया था इलेक्शन के अंदर, लेट सपोज इस पर्सन से मुझे लैंड लेना, तो एक काम करो, आप हैंडल करो इसको जाके, और इसका जो लैंड है वो मुझे छीन के आप मुझे दे दो। तो ऐसा वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जुडिशरी की पावर वो यूज कर पाएगा। पर ऐसा होना क्या सही है एक डेमोक्रेसी के अंदर? अरे बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो डिपेंडेंट जुडिशरी है ना, वो कभी भी एक डेमोक्रेसी के अंदर काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत है, नेसेसिटी है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ने, बुक ने क्या कहा है। चलो उसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो देखो, an independent judiciary is necessary to carry out the functions of the upholding the law and enforcing the fundamental rights। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी है ताकि हम हमारे जो लॉज हैं उनको अपहोल्ड कर सके हमारी जुडिशरी, साथ ही साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वो इन्फोर्स भी कर सके। समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट इंटेंड्स टू शील्ड द जुडिशियल process from external influences and provide full legal protection to all individuals going to
कोर्ट फॉर व्हाटएवर रीजंस। अब कहा जा रहा है, देखो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर होगी तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करेगी जो इंडिविजुअल उनके पास आए हैं न्याय की खोज में। मतलब जिस लोग को किसी भी लेट्स सपोज किसी भी इंडिविजुअल को अगर जस्टिस चाहिए, ठीक है, जस्टिस चाहिए तो वो कोर्ट गया। अब वो कोर्ट से यही उम्मीद करेगा, होप करेगा ना कि कम से कम कोर्ट तो मुझे जस्टिस दे, कम से कम कोर्ट तो मुझे एक ऐसा जजमेंट दे दे जो मेरे एक है ना फेवर में हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हमारी जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट अगर जुडिशरी होगी तो एक एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन क्या होगा ना कि जो हमारी जुडिशरी है वो इजीली काम कर पाएगी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगी, वो इजीली सबको जस्टिस को प्रोवाइड करा पाएगी। जो भी व्यक्ति उस तक पहुंचेगा उसे न्याय तो मिल ही जाएगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, दरवाजे खटखटा सकता है, घंटी बजा के भाग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, घंटी बजा के कभी नहीं भागना। अगर गए हो कोर्ट, लेट्स सपोज अगर कोई व्यक्ति कोर्ट तक पहुंचा है तो उसे अपनी मुहिम को जारी रखना चाहिए, कोर्ट में उस चीज को, उस केस को फाइल करना चाहिए, मतलब लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुए और उसके बावजूद वो डर के कारण वहां पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति कोर्ट के पास जा सकता है अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो ब्रीच हुए हैं, वायलेट हुए हैं। इफ एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स anyone's fundamental rights, the judiciary has the power to declare such law as null and void। अब null and void का मतलब पानी का नल लगा देता है क्या सर जुडिशरी? अरे पानी का नल नहीं है, null and void है। मतलब क्या है ना, बेसिकली समझ जाओ उस पूरे लॉ को वो कैंसिल कर देता है कि हमें ऐसा लॉ हमारी जनता के लिए नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? बस यही। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया पर किसी को लग रहा है कि यार ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और वो कोर्ट को कहेगा कि ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। अब ऐसे में कोर्ट कहेगा कि अच्छा ऐसा, तो ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फिर वो एक बार अपनी खुद की किताबें पलटता है, पेज पलटता है, अपना दिमाग लगाता है, जजेस को दिमाग लगाने देता है, और फिर अगर उसे भी लगता है कि हाँ गलत है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली उसे हटा देता है, नल एंड वॉइड उसे वो करार कर देता है, उसे कैंसिल वो कर देता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की कहानी इतनी ही, कहानी घर घर की नहीं, कहानी इतनी ही, ठीक है। अब रीड द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड इन चैप्टर 1। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पूछा जा रहा है कि हमने है ना चैप्टर 1 के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो डिस्कशन नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो। बनाया हुआ है, किस लिए बनाया है? देखने के लिए बनाया है, तो देखो जाके, ठीक है बच्चों। फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस को देखो, फंडामेंटल राइट्स से पता करो कि आखिर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आखिर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है। अब वो फंडामेंटल राइट्स है ना बच्चों, है कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली यह तो है हमारे राइट्स। ये सारे क्या है, ये है हमारे राइट्स। जैसे एक इक्वालिटी मान लो, एक फ्रीडम मान लो, एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। पर जो सिक्स, जो एक लास्ट वाला जो हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलता है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसका काम होता है कि ये जो बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको इंप्लीमेंट, इन्फोर्स कराता है सिक्स्थ वाला फंडामेंटल राइट। मतलब कि यह सारे के सारे जो लॉज है वो इस सिक्स लॉ के कारण ही एक है ना बेसिकली पावर इनके अंदर ज्यादा आ जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि ये पांचों में से एक भी वायलेट हुआ है तो ये फंडामेंटल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अगेंस्ट में है, इसलिए वो जा सकता है कोर्ट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इस चैप्टर के अंदर हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो देखो कुछ ज्यादा बड़ी कहानी नहीं होती है। जुडिशियल रिव्यू में होता यही है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ गलत बनाती है, बना दिया उसने, अप्लाई भी कर दिया लोगों पे, अब लोगों को लग रहा है कि गलत बना दिया, तो जुडिशियल के पास लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि गलत बना दिए, ये तो हमने कहा ही नहीं था, ये क्यों बनाया इन्होंने। तो जुडिशियल कहता है अच्छा ऐसा, तो ऐसे में फिर वो लॉ को लेता है, लॉ को देखता है, समझता है। अगर जुडिशरी को भी लगता है कि हाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन है इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर, तो वो उसे कैंसिल कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है। यही जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू में यही तो हुआ कि लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ, और वायलेट होने के कारण जुडिशरी के पास गए, जुडिशरी ने कह दिया कि हाँ सही तो है, लोग सही कह रहे हैं, और वो उसे नल एंड वॉइड कर देता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कनेक्ट हो जाती है हमारे जुडिशियल रिव्यू से।
तो चलो अब आगे देखते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इट्स कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो बनाया गया एक एक हलवा है ना, वो हलवा है ना सबके लिए है, और ये हलवे के अंदर हमने जुडिशियल रिव्यू को भी मिला दिया है। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो कनेक्ट होती है जुडिशियल रिव्यूज से। ऐसे में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। और देखो बेसिकली बात की जा रही है कि अगर स्टेट कोई गलत कदम उठाता है, मतलब पार्लियामेंट कोई गलत कानून बनाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और जुडिशियल रिव्यू के कारण हम उस लॉ को रोक सकते हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम देखते हैं इट अलाउज सिटीजन्स or move the court if they think that their fundamental rights are being violated by the state administration। अगर लोगों को यह लगता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके काम करने के वजह से, उसके कार्य करने के तरीके की वजह से कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हुई हैं, ब्रीच हुई हैं, तो वो इजीली जा सकता है कोर्ट के पास और यह बोल सकता है कोर्ट को कि यह गलत हुआ है ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे के चक्कर में फिर वो क्या कर सकता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट के उस लॉ को वो नल एंड वॉइड करार करवा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज इनवैलिडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन इफ इट इज सीन टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स। अरे सर बड़ी ही भारी लाइन दे दी। अरे ये होता क्या? अरे कुछ नहीं होता। देखो लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को अप्लाई करना। कहानी इतनी तो पता ही होगी। तो लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को अप्लाई करना, और जुडिशरी का काम है कि अगर गलत बना दे तो उसे बता देना कि गलत है, उसको बेसिकली कैंसिल कर देना। तो अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मतलब पार्लियामेंट अगर गलत काम करती है तो हमारी जुडिशरी जो है वो आगे आती है, वो कहती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस के कारण ब्रेक हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जो लॉ लेकर आए हैं ना वो लोग, वो गलत है, और गलत है तो इसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। Hence judicial review and the right to constitutional remedies are interconnected because अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का जो ये कॉन्सेप्ट था जो हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बन के आया है वो कनेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू से। फिर हम देखते हैं बिकॉज द जुडिशियल रिव्यू इज प्रैक्टिस्ड वेयर एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय द स्टेट। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना वो प्रैक्टिस वहां किया जाता है जहां लोगों को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक स्टेट उनके वायलेट कर रहा है। मतलब अगर स्टेट वायलेट करता है तब हम जुडिशियल रिव्यू कराते हैं। मैंने अगर वायलेट करवा दिए किसी के फंडामेंटल राइट्स तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे रिगार्डिंग चला जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, नहीं। स्टेट करेगा ना, स्टेट करेगा किसके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, तब हम जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आपके घर मेहमान आने वाले हैं। अब मम्मी ने बोला कि खाना तो बनाना है, मम्मी ने खाना बना दिया। अब खाना बना दिया तो मम्मी क्या करेगी ना, मेहमानों को सर्व करने से पहले एक बार आपको चखाएगी कि एक बार चख के देख कैसा है कैसा है। तो आप उसको चख के टेस्ट करके रिव्यू दोगे ना, अरे मम्मी इसमें तो नमक ही नहीं डाला, अरे मम्मी इसमें तो शुगर ही नहीं डाला। तो ऐसे में आप क्या कहोगे मम्मी को कि हाँ नहीं बना सही यार, सही बनाओ इसे। तो इस तरीके से तो नहीं कहोगे, क्योंकि इस तरीके से कहा तो ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि बेसिकली अगर कुछ गलत बन रहा है, ठीक है, तो रिव्यू हमने पहले ही दे दिया जब वो लोगों के पास पहुंचे, मतलब वो गेस्ट के पास पहुंचे उससे पहले ही हमने चख के उसे बता दिया कि गलत है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से कोर्ट भी काम करता है। कोर्ट लॉ को देखता है और कहता है कि अरे ये तो गलत है, लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए, रोको इसको, तो अभी के अभी रोको, इसमें ऐड करो कुछ नई चीजें, या फिर अगर सही नहीं बना है, बिल्कुल खराब ही बना है, बहुत ज्यादा नमक डल गया, बहुत ज्यादा ही इसमें खराब बना दिया, तो हटाओ इसे, खिलाना ही नहीं है किसी को, अपन को साइड कर दो इसे। In this case, a higher court can repeal the judgments of a lower court based on its own investigation। तो देखो हायर कोर्ट जो होते हैं ना, आप हायर कोर्ट के पास अपील कर सकते। देखो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। देखो आपको पिज्जा खाने जाना था, आप मम्मी के पास गए कि मम्मी पिज्जा खाने जाऊं क्या, मम्मी ने बोला कि नहीं, पापा से पूछ। आप गए पापा के पास कि पापा पिज्जा खाने जाऊं क्या, पापा ने बोला कि नहीं, एक काम कर दादाजी से पूछ। आप गए दादाजी के पास और उनसे पूछे कि दादाजी पिज्जा खाने जाऊं क्या, तो दादाजी ने बोला ठीक है चले जा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, पहले आप मम्मी के पास गए, मम्मी ने बोला कि मुझसे नहीं हो रहा, एक काम कर पापा से पूछ। फिर पापा से पूछा तो पापा ने बोला मुझसे भी नहीं होगा, एक काम कर तू सीधे दादाजी के पास चले जा। ठीक उसी तरीके से कोर्ट होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे अपील अगर आपकी बेसिकली आपका जो केस है, अगर आपको नहीं लगता कि आपके फेवर में उसका जजमेंट आया है,
तो आप हाई कोर्ट में उस केस को फाइल कर सकते हो और कह सकते हो कि अरे हमारे फेवर में तो केस आया ही नहीं है। तो फिर हाई कोर्ट कहेगा कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं। हाई कोर्ट देखता है, हाई कोर्ट को भी हाई कोर्ट जो जजमेंट देता है वो भी आपको पसंद नहीं आता, तो आप और भी ऊपर चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मतलब दादाजी ने जो कह दिया वो तो फाइनल है घर में, और क्या सुनना, खत्म कहानी। इन दिस केस हायर कोर्ट रिपील, ये तो सिस्टम समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऐसा लगता है तो जुडिशियल रिव्यू करवाती है, इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट है वो खुद करवाती है, ठीक है ना? किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद देख लेते कि मुझे पता है क्या करना है, तो मुझे मत सिखाओ, ठीक है? ये वाली सीन है, ठीक है? इन दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टायर ऑफ द जजमेंट गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्सेज विद अदर क्लास। इन देखो बेसिकली क्या है, एक सुधा गोयल का केस पढ़ा था हमने, ठीक है ना? लक्ष्मण कुमार और सुधा गोयल का केस था शायद, है ना? तो उसके अंदर हुआ क्या था कि लक्ष्मण कुमार के ऊपर और उनकी मदर शकुंतला और उनके ब्रदर जो होते हैं जिनका नाम होता है सुभाष, उनके ऊपर केस फाइल करते हैं सुधा गोयल के घर वाले। और घर वाले केस इसलिए फाइल करते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सुधा गोयल जो है, सुधा गोयल को मारा गया है, उनको किल किया गया है इन लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र के द्वारा। तो ऐसे में उस पूरे जजमेंट को हम देखते हैं। पूरे जजमेंट के लिए अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है, पूरा इस टॉपिक को कवर किया है हमने, ठीक है ना? तो बेसिकली है ना, स्टार्टिंग में होता क्या, देखो स्टार्टिंग होती है अपनी एकदम नीचे से। ये हम क्यों देख रहे हैं एक बार पहले वो भी जान लो। इसमें हम समझेंगे अपेलेट सिस्टम को। जो वीडियो है ना वो भी अपेलेट सिस्टम के लिए ही था। तो बेसिकली हम अपेलेट सिस्टम्स को समझेंगे कि आखिर अपील कैसे की जाती है। तो देखो होता क्या है, लोअर कोर्ट के बारे में बात करते हैं कि लोअर कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। लक्ष्मण जो है वो और उसकी मदर शकुंतला और उनके भाई ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर प्रेजेंटेड टू देट, उनको क्या कर दी जाती है, उनको सेंटेंस की जाती है कि मौत की सजा। जो लोअर कोर्ट होता है, देखो लोअर कोर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है? अब लोअर कोर्ट जो है वो कहता है कि हाँ, कहीं न कहीं लक्ष्मण जी की गलती थी, इसलिए है ना इनको डेथ सेंटेंस दे दी जाती है लोअर कोर्ट के द्वारा। अब ऐसे में वो लोग नाखुश होते हैं, उन्हें लगता है हमारे फेवर में तो कुछ आया नहीं, हमें तो डेथ सेंटेंस मिल गया। तो वह जाते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं थी, इंसिडेंट कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण सुधा गोयल एक्सपायर हो गई। पर लोग जो है वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई ना कोई गलती तो ज़रूर होगी सुधा इसकी लक्ष्मण कुमार की, क्योंकि इसके नेबर्स जो है वो विटनेस बन के कह देते हैं कि नहीं इन लोगों की गलती थी। और वो हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब लक्ष्मण कुमार का तो यहाँ से लक्ष्मण कुमार तो फ्री हो चुका था, वो तो घर गया। पर लोग जो है उन्हें लगता है कि नहीं लक्ष्मण कुमार की गलती थी, तो लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और लोगों ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अरे इनको कैसे छोड़ दिया, इन्होंने तो गलती करी है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली लक्ष्मण कुमार और शकुंतला को दोषी पाता है और उनके जो ब्रदर लॉ थे बेसिकली सुभाष चंद्र, उनको छोड़ देता है, उनको एक्विटेट कर देता है, उनको बरी कर देता है। ठीक है, ये कहानी थी इसमें। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसने क्या गलती करी। तो देखो लोअर कोर्ट जो है वो तो डेथ सेंटेंस दे देता है, तो लक्ष्मण कुमार हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को एकदम निर्दोष है, इनको एक्विटेट कर दिया गया। अब लोगों को बुरा लगता है कि ऐसे थोड़ी है कि लक्ष्मण कुमार शकुंतला ने कुछ तो गलती करी होगी, तो वह पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण शकुंतला वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाइल सुभाष चंद्र वर एक्विटेड फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट देता है कि देखो लक्ष्मण के बारे में और उनकी मदर शकुंतला के बारे में तो हमारे पास एविडेंस है, इसलिए हम उन्हें दोषी करार करते हैं। पर यह जो सुभाष चंद्र है ना, इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई पक्के प्रूफ है नहीं, तो सुभाष चंद्र को तो फ्री कर देते हैं और इन दो को हमें इम्प्रिजन कर देते हैं, इनको हम जेल में डाल देते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वापस से सुधा गोयल के क्वेश्चन के ऊपर। कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। कहने का मतलब ट्रू और फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है, फटाफट से बता दो। जिसने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो उसके लिए थोड़ा सा कठिन है ये क्वेश्चन। तो देखो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, समझे तो चलो। ए कह रहा है द एक्यूज टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो देखो जो एक्यूज होते हैं, मतलब लक्ष्मण जो होता है, लक्ष्मण कुमार जो होता है, उनको ट्रायल कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट के अंदर दोषी करार दे दिया जाता है, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, क्योंकि वो जो लोअर कोर्ट था उसके डिसीजन से अनहैप्पी होते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है वो तो सुधा गोयल केस के बारे में एकदम ट्रू है, एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द
सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। है ऐसे ऐसे कैसे? ऐसा थोड़ी होगा दादाजी कहेंगे कि नहीं एक काम कर पापा से जाके पूछ, वो बताएंगे तुझे। ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एकदम लास्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि हाई कोर्ट अभी करने वाला है। देखो जो घर का बड़ा होता है उसमें होता है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड मतलब क्या? उनकी होती है सत्ता, और सत्ता जो है कोई भी अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा। वो ऐसा नहीं कहेगा जाके एक बार हाई कोर्ट से वापस डिस्कशन करके आ जाना, कतई ही नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो गलत बोल दिया, बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो। अरे मैं नहीं पढ़ा रहा, बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली अब सी सेक्शन पे चलते हैं। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द अक्यूज्ड कैन गो अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट क्या? अब बताओ, दादाजी कहेंगे कि मम्मी से जाके पूछो? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि सत्ता का डर सबको होता है। सत्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि ट्रायल कोर्ट के पास वापस केस लेके जाओ। तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लो ये सारा वही है, ट्रू है। बी वाला फॉल्स है। क्यों है? दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर दी ट्रायल कोर्ट हैड गिवन दिस डिसीजन। देख लो सब कुछ, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980s इज द अ सिग्निफिकेंट स्टेप इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। देखो पूछा जा रहा है कि जो ये पीआईएल दिया था ना, पहले पीआईएल बनाया था ना 1980 के अंदर, तो ये जो पीआईएल है, तो ठाकुर यह जो हमारा पीआईएल है, ये पीआईएल किस तरीके से इंश्योर करता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो चलो देखो देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। देखो बेसिकली क्या है ना कि लेट सपोज वही एग्जांपल जो हमने वीडियो के अंदर भी देखा था। तो देखो उसमें होता क्या है कि आप एक क्लास में हो, क्लास के अंदर आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, एक फ्रेंड आपके घर के पास में रहता है। लेट सपोज वो स्कूल उस दिन जा नहीं रहा था जिस दिन आप स्कूल जा रहे थे, ठीक है। वो बीमार हो जाता है, तो वो कहता है कि एक काम करो, कॉपी ले जा यार मेरी, और मेरी कॉपी जाके मैम से चेक करवा देना, ठीक है। अब काम किसका? काम उसका। करवाना किससे? मैम से, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मीडिएटर है सर। तो बस वही हम क्या करते हैं पीआईएल के अंदर, प्रॉब्लम किसी और की, दिक्कत उसको, उसके लिए हम जाते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट को कहते हैं कि अरे यार इसकी दिक्कत है, देखो ना यार, सॉल्व करो इसकी दिक्कत को। यही होता है पीआईएल। पीआईएल में होता क्या है कि बेसिकली हम उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर हम जाते हैं कोर्ट के पास। उसके रिगार्डिंग वो नहीं जा सकता, इसलिए हम जाते। वो तो बीमार है तो वो नहीं जा सकता, या उसकी कोई प्रॉब्लम है वो नहीं जा सकता, तो हम जा रहे हैं उसके अलावा, उसके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यही होता है पीआईएल। The Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। अब देखो वो व्यक्ति बेसिकली कोर्ट नहीं जा पाया, या वो व्यक्ति बेसिकली स्कूल नहीं जा पाया कॉपी चेक कराने के लिए, पर आप चले गए उसके बिहाफ पे, तो उसका काम तो हो गया ना। तो बेसिकली पीआईएल से फायदा क्या होगा कि जो लोग नहीं जा पाते उनके भी काम हो जाएंगे, और उनके काम हो जाएंगे मतलब उनको जस्टिस मिल जाएगा। उनको जस्टिस मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम एक डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी जुडिशरी को फॉर्म कर पाएंगे, एक अच्छी जुडिशरी को हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे, इसकी फीलिंग हमें आने लग जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ पीआईएल टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड। किसी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के, लेट सपोज मैं हूं, अगर मेरे पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके अगर वायलेट्स होते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स, तो मुझे लगेगा कि ये नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है, एक काम करता हूँ इसकी जगह मैं चला जाता हूँ। तो मैं उसके बिहाफ पे मैं चला जाऊंगा कोर्ट के पास और कहूंगा कि देखो इसकी प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर दो फटाफट से, ठीक है। इसके फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं, इसको इतना अभी लाइक इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कर देता हूँ इसके बिहाफ पे, ठीक है। The legal process was greatly simplified and even a letter of telegram addressed to the Supreme Court। अब क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के सिस्टम इतना एफिशिएंट बना दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर, एक टेलीग्राम भी आएगा ना, तो उसे भी वो पीआईएल समझ बैठेगा कि अरे ये तो पीआईएल है, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और इसे हमें सुनना ही पड़ेगा। इन द अर्ली इयर्स पीआईएल वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि आखिर हमने इस पीआईएल का यूज कहाँ कहाँ कर लिया है, ठीक है ना। देखो होता क्या है ना कि जब तक यह नहीं पता पड़े कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तब तक मैं कैसे बता दूं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है कहने का मतलब है
कि आपने बोला सर कि पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गया, पर फायदे कैसे पता पड़ेंगे जब तक हम एग्जाम्पल ही नहीं जानेंगे। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे बॉन्डेड लेबर्स मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा मजदूरी की जाती है, करवाई जाती है फोर्सफुली। तो ऐसे में कुछ लोगों, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जागती है, वो कहती है कि अरे इनके साथ तो गलत हो रहा है। अब ये तो छूट के यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकते, कोर्ट नहीं पहुंच सकते, हम चले जाते हैं क्योंकि ये तो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में पीआईएल का यूज किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं, बेसिकली एक जगह पे बिहार की बात की जा रही है। बिहार में क्या होता है कि प्रिजनर्स को रिलीज ही नहीं किया जाता। मतलब क्या होता है, उनकी सजा खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी उन्हें जेल में रखा जाता है, उन्हें वापस छोड़ा ही नहीं जाता है। तो इसके कारण अब वो तो जा नहीं सकते कोर्ट। तो उनके बिहाफ पे कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जाते हैं कोर्ट, कहते हैं कि देखो क्या गलत हो रहा है, कि एक तो उनकी सजा पूरी हो गई, उनको बाहर भी नहीं निकाल रहे, गलत बात है ना। तो ऐसे में वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कोर्ट के पास, और उनको कहते हैं कि देखो ये तो गलत है। अब गलत है तो फिर उसके बाद जो हमारा कोर्ट है वो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेता है। Thus, the introduction of PIL is a significant step in ensuring access to justice for all। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि PIL ने कहीं ना कहीं न्याय को बड़ा ही आसान बना दिया है, जस्टिस को बहुत ही आसान बना दिया है हमारे लोगों के लिए। अब कोई भी व्यक्ति जा सकता है, न्याय की मांग कर सकता है, न्याय के लिए वो लड़ सकता है। जरूरी नहीं कि वो वहां पे खुद जाए, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ओल्गा टेलिस वर्सेस द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस की तरफ, जो एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कह रहा है कि ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस को वापस पढ़ो और अपने खुद के शब्दों में बताओ। ठीक है, कैसा? नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द जजेस मीन व्हेन दे सेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। पूछ रहा है कि जो ओल्गा टेलिस केस में हुआ था कि उसमें जज ने ये कहा था कि राइट टू लिवलीहुड जो है ना, वो पार्ट है राइट टू लाइफ का। किस तरीके से? तो चलो वो देख लेते हैं। इन दी ओल्गा टेलिस वर्सेस द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, द जजेस स्टेटेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज अ पार्ट टू राइट टू लाइफ। अब देखो बच्चों, ओल्गा टेलिस केस में हुआ क्या था, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, जो पेवमेंट होते हैं, जैसे ये एक सड़क है, सड़क के पास ये पेवमेंट है। अब पेमेंट पे क्या देखा गया कि कई सारे लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स बना के रहने लग जाते हैं। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहता है कि ये तो गलत है, इससे है ना हमारे जो रोड है वो छोटी हो जाती है, रोड में है ना बाधाएं आ रही है। तो ये काम करते हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटा के कहीं और भेज देते हैं और इनको कह देते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। अब उन लोगों को हटा भी दे दिया जाता है, पर ओल्गा टेलिस वगैरह ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो खड़ी होती है, वो कहती है कि ये तो गलत है। आप किस तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी जगह से उठा के फेंक सकते हो, उसे कहीं वहां से हटा सकते हो? क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति पेमेंट पे रह रहा है ना, तो उसकी कुछ तो मजबूरी होगी ना। ऐसा थोड़ी कि मजा आ रहा है सर, कि क्यों रहते हैं कि मजा आता है इसलिए रहते हैं पेमेंट पे, ऐसा तो कोई नहीं रहेगा ना। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली को एक अच्छी जगह मिले, एक अच्छी चीजें मिले। पर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की फैमिली सिचुएशन हम लोगों की जैसी हो। हम लोग बच्चों बहुत ही ज़्यादा, लाइक आप कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे कि हम कितने ज़्यादा प्रेज़्ड हैं। मतलब हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना? लेट्स सपोज़ मैं ये मानता हूँ कि आज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 2 टाइम का खाना तो खाते ही होंगे। क्लियर है? इतना तो चलता ही होगा ना अपनी लाइफ़ में। अपने पास एक घर होगा, लेट्स सपोज़ पंखा, कूलर, ये सब चीज़ें अपने पास घर में होंगी, ठीक है ना? पर उन लोगों का क्या जो बिना इन एमिनिटीज़ के अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं। बच्चों जीवन है ना, लाइक एक हलवा नहीं होता, ठीक है ना? ये एक बेसिकली एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ठीक है ना? अब कोई भी ऐसा कह देगा कि जीवन बहुत हल्का है, अरे ऐसे ही हो जाता है, हलवा बना के और बस खा लेना। अरे नहीं, लाला ऐसा नहीं होता। लाइफ़ जो है ना बच्चों, लाइफ़ में प्रॉब्लम सबके आती है, ठीक है? पर प्रॉब्लम से लड़ना ज़रूरी है, भागना नहीं है। लाइक कि सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ाई तो होगी नहीं। एक काम करते हैं कि हम फेल होने का डेडिकेशन रखते हैं माइंड में और फेल हो जाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है, पर सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से? हमारे द्वारा। जब तक हम किसी भी तरीके का सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी में नहीं देंगे, तब तक हमारा एग्जिस्टेंस भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वही तो हमें स्पेशल बनाती है। अगर आप लड़ना जानते हैं, अगर आप अपने सॉल्यूशंस निकालने जानते हैं, तो बच्चों आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं, ज़िंदगी में कई सारी कंडीशन ऐसी आती है जब आपको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। पर एक बार अपने आप को ये ज़रूर कह के देखना, देखते हैं, ट्राई तो करते हैं एक बार, क्या पता हो जाए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो अब वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम ये देखते हैं कि ओल्गा टेलिस में क्या हुआ था कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया। तो अब ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी होती है, वो कहती है कि भाई कोई मज़े के लिए तो वहाँ रह नहीं रहा,
कि उसको मजा आता है वहां रहने में, कोई जरूरतें होंगी। अब जरूरतें क्या होती थी कि जो वहां पेमेंट पे रहते थे ना, वो कहीं आसपास में ही फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते थे। अब कहीं न कहीं उनका जो रोज़गार है वो भी छिन जाएगा, क्योंकि अब उनकी रहने की जगह चली गई। फ्लैट्स वग़ैरह वो ले नहीं सकते, कोई घर वो रेंट पे ले नहीं सकते। अब ऐसे में उनको मजबूरीवश अपना जो रोज़गार है उसको उन्हें छोड़ना होगा और कहीं पे वापस उन्हें जाना होगा, अपने गाँव भी वापस जाना होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, उनका रोज़गार गया। और हम ये मानते हैं कि एक अगर व्यक्ति है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्निंग और रोज़गार। और अर्निंग और रोज़गार कब पॉसिबल है, जब वो बाहर जाएगा, मार्केट में अर्न करेगा, जॉब करेगा। और अगर उसको घर नहीं मिलेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी रहने की, तो क्या वो किसी भी जगह जाके सेटल हो पाएगा? किसी भी जगह वो जाकर अपना खाना-पीना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यह है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल केस। नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, वो किस लिए बना रखा है? जाओ देखो फटाफट से, ठीक है? अब देखते हैं, दे स्टेटेड दैट लाइफ डज़ नॉट मेयरली मीन्स ऑफ एनिमल एक्जिस्टेंस। देखो, कोर्ट कहता है कि देखो हम जानवर तो है नहीं, ठीक है? कहीं भी खा लिए, कपड़े पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो भी ठीक है, कहीं भी सो लिए। ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक एनिमल से कुछ ज़्यादा हैं। हमारे पास ब्रेन है, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम कई सारे एक्शंस करते हैं, हम वीडियोज़ बना लेते हैं, हम बहुत चीज़ें करते हैं, ठीक है ना? तो हमारी लाइफ एक एनिमल एक्जिस्टेंस से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? हम कोई जानवर तो है नहीं, हम जानवर से बहुत ज़्यादा हैं। इट कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। हम बिना अपने जीवन वाह के, मतलब बेसिकली लिवलीहुड के हम जी ही नहीं सकते। अगर हमें चाहिए तो हमें बेसिकली पहले लाइवलीहुड चाहिए। अगर हमें लाइवलीहुड ही नहीं मिलेगा तो हम बेसिक रह ही नहीं पाएँगे। तो अगर हमें जीवन चाहिए तो जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए, हमें बेसिकली पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप कैसे इसको कर पाओगे? In the above mentioned case, people were poor and lived in the slums. They had small jobs and no other place to live. ओल्गा के केस में हम ये देखते हैं, ओल्गा टेलिस के केस में, कि बेसिकली जो जनता थी वो गरीब थी, वो स्लम्स में रहती थी, झुग्गी-झोपड़ियों में रहती थी और उनके पास है ना बहुत छोटे-छोटे से काम थे और साथ ही साथ उनके पास और कोई रहने की जगह भी नहीं थी और इसके कारण ही वो वहाँ पे रह रहे थे स्लम्स में। For them, the eviction of the slum means deprivation of their livelihood, which consequently means deprivation of life. कहीं न कहीं उन लोगों को वहाँ से इविक्ट किया गया। इविक्ट करने का मतलब होता है खाली करवाना, ये इविक्शन है। इविक्शन का मतलब होता है ज़मीन खाली करवाना, ठीक है ना? तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने इविक्शन करवा दिया, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया, उनके स्लम्स खत्म कर दिए। तो उससे होगा क्या ना कि उनका लाइवलीहुड भी चला जाएगा, क्योंकि अगर रहने करने की जगह नहीं होगी, तो वो काम करने कैसे जाएँगे? क्योंकि रहना भी तो ज़रूरी है। अब अगर उनका लिवलीहुड नहीं है, उनके रहने करने की जगह नहीं है, तो उनका बेसिकली डेप्रिवेशन हो गया है लाइफ़ का। लाइफ आर्टिकल 21 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फिर से वही आ गया, ठीक है? डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ हो चुका है। दिस इज हाउ द जजेस कनेक्टेड राइट टू लाइफ मीन्स द नीड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिवलीहुड, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहता है, कोर्ट यह कहता है कि अगर लाइफ है, मतलब आर्टिकल ने हमको दिया, एक आर्टिकल में लाइफ देखने को मिलता है, राइट टू लाइफ, ठीक है? उस आर्टिकल का कहना है कि आपके पास राइट है लाइफ का। किसका? लाइफ का, जीवन का आपके पास एक राइट है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास क्या है? जब आपके पास फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर है, या आपकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। देखो, बिना खाने के कोई जी नहीं सकता, बिना क्लोथ्स के कोई रह नहीं सकता, बिना शेल्टर के कोई सो नहीं सकता। समझ में आया? ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, और अगर जरूरी है तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को उसे प्रोवाइड कराना होगा। नहीं है तो ऑर्गेनाइज करो और दो, प्रोवाइड करो। उसमें अब कोई वो दिक्कत वाली बात थोड़ी, इतना सारा टैक्स लेते हो, बहुत कुछ है आप लोगों के पास, करो कुछ ना कुछ। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से एकदम फटाफट क्विकली क्विकली लाइक कर दो, और भी ज्यादा अच्छा लग गया तो फिर आप कमेंट भी कर दो, और अगर खतरनाक बस एकदम लल्लन टॉप लग गया तो फिर इसको सब्सक्राइब भी कर दो, स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।